हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये वीडियो शुरू किया था जिसमें हमने पढ़ा किंग लुइस 16 के बारे में, फ्रेंच सोसाइटी के बारे में कि 3 पार्ट्स में सोसाइटी बटी हुई थी। उसके बाद हमने सब्सिस्टेंस क्राइसिस के बारे में पढ़ा, उसके क्या कारण थे। फिर मिडिल क्लास का इमरजेंस देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मिडिल क्लास और फिलोसफर्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, और फिर हमने वो सीरीज ऑफ इवेंट्स देखे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण बने। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से जो फ्रांस है उसमें संविधान पारित हुआ, संविधान लागू हुआ और फ्रेंच एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। उस वक्त के संविधान में क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस थे और इलेक्शंस जो कंडक्ट होने शुरू हुए थे तो उसमें पॉलिटिकल सिंबल्स की क्या पहचान थी, इन बातों को हमने अपने पिछले वीडियो में कवर किया था। अब इस वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। अगर किन्हीं का क्लास छूट गया हो तो वह पिछली वीडियो में जाकर उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अब आगे शुरू करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, कि फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। पहले इसका एक हम लोग समरी देख लेते हैं हिंदी में। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुईस 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रूशिया के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे, इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रूशिया एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उनमें कवि रॉजर डी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेवारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा। कॉन्वेंट बेसिकली धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत को कहते हैं, यानी एक ऐसी इमारत जो धार्मिक क्रियाकलापों के लिए और धार्मिक बातचीत के लिए समर्पित कर दिया गया हो, उसे कॉन्वेंट कहा जाता है। तो कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब में इस तरह की कार्य योजना होती थी, इस तरह के राजनीतिक अड्डे बने होते थे। तो सेंट जैकब के नाम पर ही इस क्लब का नाम जैकोबिन क्लब रख दिया गया। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थीं और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए थे। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग,
खास तौर से घुटने तक पहनने वाले ब्रीचेज घुटन्ना पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। ब्रीचेज कहा जाता है वैसे पैंट को जो सिर्फ घुटने तक आती है, जो छोटे छोटे जो हाफ पैंट्स होते हैं उनको घुटन्ना कहा जाता है, और कुलीन का मतलब होता है एक अच्छे घर वाले। तो ये जो जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे उन्होंने इन फैशन परस्त लोगों यानी कि जो राजनीतिक या जो हायर सोसाइटी के जो लोग थे जो ब्रीचेस पहनते थे, जो घुटने तक पैंट पहनते थे, उनका विरोध करने के लिए उन्होंने अपनी पोशाक एक लंबी धारीदारी पतलून के तौर पर पहनकर उन्होंने उनका विरोध किया कि आप घुटनों तक पैंट पहनते हैं तो हम लंबी धारीदार फुल पैंट पहनते हैं। ऐसा उन्होंने अपने ड्रेस कोड को बना लिया था। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। इसलिए जैकोबिनों को 100 कुलात के नाम से जाना गया। जैकोबिन क्लब के मेंबर्स का एक अलग भी नाम दिया गया जिसको 100 कुलात कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटनने वाले। 100 कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। ईयर 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने टुइलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं, को मतदान का अधिकार दिया गया। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया, यानी पहले जो नाम नेशनल असेंबली दिया गया था अब उसका नाम बदलकर कन्वेंशन कर दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता ही करती है, यानी जनता के लिए जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व ही जनता पर शासन करते हैं। इसी व्यवस्था को हम लोग गणतंत्र कहते हैं, जो हमारे भारत देश में भी है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड, ये जगह का नाम है प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड, वहाँ पर उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही उसकी जो रानी थी, रानी एंटोनेट, उसका भी वही हश्र हुआ, उसे भी फांसी दी गई और मौत के घाट उसे उतार दिया गया। तो ये था कि किस तरीके से फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन हुआ और किस तरह से वह रिपब्लिक बना, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। आइए अब हम आगे शुरू करते हैं, अपने नोट्स की तरफ ध्यान देते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कोर्स ऑफ इवेंट्स हुए हैं। लुई 16 had signed the constitution but he entered into secret negotiations with the king of Prussia, कि लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन वह प्रूशिया के राजा के साथ भी एक गुप्त संधि पर वो बातचीत कर रहा था। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट्स इन फ्रांस, जो पड़ोसी मुल्क थे फ्रांस के, वह भी फ्रांस में हो रहे डेवलपमेंट से काफ़ी चिंतित थे, जो विकास हो रहा था उससे काफ़ी चिंतित थे, जो घटनाएं घट रही थीं। एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू स्टॉप द रिवॉल्यूशनरी इवेंट्स टेकिंग प्लेस, और वो ऐसा प्लान कर रहे थे कि विद्रोहियों का रिवॉल्यूशनरीज का जो इवेंट हो रहा है उसको रोकने के लिए वो सेना भेजेंगे फ्रांस में, ताकि इन कोर्स ऑफ इवेंट्स को रोका जा सके। बिफोर दिस कुड हैपन, इसके पहले कि ये हो पाता, यानी कि इसके पहले कि ये अपने ट्रूप्स भेज पाते, द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। जो नेशनल असेंबली है उसमें वोटिंग हुए अप्रैल 1792 में, जहां पर प्रूशिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ युद्ध करने का निर्णय ले लिया गया। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स ज्वाइंड द आर्मी फ्रॉम द प्रोविंसेस, कि जो प्रोविंसेस थे, जो इलाके थे, उनसे हजारों की तादाद में जो वॉलंटियर्स थे वो आर्मी ज्वाइन
करने का निर्णय ले चुके थे। पीपुल शॉ दिस वॉर एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप। लोगों ने इस युद्ध को अपने युद्ध के नज़रिए से देखा। उन्होंने ये देखा कि अगर ये युद्ध होता है और इस युद्ध में अगर विजय होती है तो ये फ्रांस के लोगों की विजय होगी और जो राज सत्ता पे जो लोग बैठकर जनता पर शासन कर रहे हैं उनका भी खात्मा हो जाएगा, उनका भी अंत हो जाएगा। द पेट्रियोटिक सॉन्ग मार्सेली composed by poet Roger de Lisle was sung for the first time by volunteers from Marseilles as they marched into Paris, which is now the national anthem of France। कि जो पैट्रियोटिक सॉन्ग था जिसका नाम मार्सेली है, यह रॉजर डी लाइल के द्वारा लिखा गया था और इसका नाम मार्सेली इसलिए पड़ा क्योंकि मार्सेली एक जगह का नाम है। वहाँ के वॉलंटियर्स ने पहली बार इस गाने को गाया था, इसलिए इसका नाम मार्सेलीज रख दिया गया। उन वॉलंटियर्स के जगह के नाम पर उनके सम्मान में यह नाम मार्सेलीज वहाँ पर उनके लिए सम्मान में उनके लिए रख दिया गया। The revolutionary wars brought losses and economic difficulties to the people। अब ये जो लड़ाइयाँ हुई उससे लोगों के आर्थिक और सामाजिक जनजीवन को उसने काफ़ी इफ़ेक्ट हुए और उनमें काफ़ी तकलीफ़ें आनी शुरू हो गई। तकलीफ़ें कैसे आनी शुरू हो गई? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। कि जो 1791 में जो संविधान बना था उसने सिर्फ समाज के अमीर तबके के लोगों को ही वोट देने का अधिकार दिया था, यानी जो अमीर तबके के लोग हैं सिर्फ वही वोट कर सकते हैं और किसी को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। पॉलिटिकल क्लब्स वर एस्टेब्लिश्ड बाय द पीपल हु विश्ड टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन। बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब बना दिए गए थे लोगों के द्वारा। ये वो लोग होते थे जो सरकार की नीतियों और उन्हें इस नीति के विरुद्ध में आगे क्या करना है इस पर डिस्कस करने के लिए वो एक जगह बैठा करते थे। उसी जगह को पॉलिटिकल क्लब कहा जाता था। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब्स वॉज डेट ऑफ द जैकोबिन्स। और इनमें जो सबसे सक्सेसफुल क्लब था वो आपका जैकोबिन क्लब था। मतलब आपका नहीं, मतलब कि पेरिस में जो क्लब बना था उसमें सबसे सक्सेसफुल क्लब जैकोबिन क्लब था। और जैकोबिन नाम कैसे पड़ा? जैसा अभी हमने हिंदी समरी में देख चुका है कि कॉनकॉर्ड ऑफ सेंट जॉकब, यानी सेंट जॉकब का जो कॉनकॉर्ड था उसी कॉनकॉर्ड को ही इस क्लब के लिए चुना गया था। तो सेंट जैकब के नाम पर उनका नाम जैकोबिन क्लब दे दिया गया। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग्ड मेनली टू द लेस प्रॉस्पेरस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। जैकोबिन क्लब के जो मेंबर थे वह समाज के निचले तबके के लोग उसके मेंबर बने थे, जैसे छोटे दुकानदार, कारीगर, जो नौकर थे या दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर, इन जैसे लोगों से जैकोबिन क्लब का मेंबर भरा पड़ा था। देयर लीडर वॉज मैक्समिलियन रॉबेस्पियर और उनका जो नेता था वह मैक्समिलियन रॉबेस्पियर था। जैकोबिन्स स्टार्ट वियरिंग लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स and came to be known as the sans-culottes, literally meaning those without knee breeches। जैकोबिन्स जो थे वह लंबी धारीदार पतलून या इसको फुल पैंट भी कहा जाता है, लंबी धारीदार फुल पैंट उन्होंने पहनना शुरू किया और उनको sans-culottes, जो 100 कुलात जो हमने हिंदी में देखा था उसको इंग्लिश में sans-culottes कहा जाता है, उनको sans-culottes कहा गया, जिसका मतलब होता है विदाउट नी ब्रीचेज, यानी कि जिनको घुटने नहीं होते, यानी कि जिनके घुटने नहीं होते। ऐसा माना जाता था कि वो लंबे लंबे फुल पैंट पहनते हैं और वो घुटने तक पैंट नहीं पहनते, इसलिए विदाउट नी ब्रीचेज उनको sans-culottes कहा गया। इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबिन्स प्लान्ड टू रिवोल्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ द पीपल ऑफ पेरिस हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड। 1792 के गर्मियों में जैकोबिन्स ने एक बहुत ही बड़ा विद्रोह करने का प्लान किया था, जो कि भोजन के बहुत ही कम सप्लाई और काफ़ी महंगे दामों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। ऑन अगस्त 10 दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ द ट्यूइलरीज, मैसेकर्ड द किंग्स गार्ड्स एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स। और 10 अगस्त को उन्होंने ट्यूइलरीज के महल पर आक्रमण कर दिया।
राजा के अंगरक्षकों को मार डाला गया और खुद राजा को कई घंटों तक उन्होंने बंदी बनाए रखा। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, और बाद में असेंबली में ये वोट हुआ कि रॉयल फैमिली को यानी कि राजघराने के जो परिवार है उनको जेल में डाल दिया जाए। इलेक्शंस वर हेल्ड, और बाद में चुनाव हुए। फ्रॉम नाउ ऑल मेन ऑफ 21 ईयर्स एंड एबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट, और उस समय से वो सारे पुरुष जिनकी उम्र 21 वर्ष या उनसे ज़्यादा थी, चाहे उनके पास दौलत हो या न हो, उनको वोट देने का अधिकार दिया गया। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन, और नया जो इलेक्टेड असेंबली था उसका नाम कर दिया गया कन्वेंशन। ऑन 21 सितंबर 1792 इट एबोलिश्ड द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक, और 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में मोनार्की यानी कि राजतंत्र को खत्म कर दिया गया और फ्रांस को एक गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। लुई 16 वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन, और लुई 16 को न्यायालय के द्वारा उसे सजाए मौत की सज़ा दे दी गई। द क्वीन मैरी एंटोनेटी मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, और बाद में जो रानी थी लुई 16 की मैरी एंटोनेटी, उसका भी वही हश्र हुआ, उसे भी सजाए मौत दे दी गई और उसे बीच जगहों पर फ्रांस के चौराहे पर फांसी दे दी गई, राजा और रानी दोनों को। अगला हमारा टॉपिक है द रेन ऑफ टेरर, यानी कि आतंक का साम्राज्य। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। The period of 1793 to 1794 is referred to as the Reign of Terror, as Robespierre followed a policy of severe control and punishment. 1793 से 1794 के समय को आतंक का साम्राज्य कहा जाता है, क्योंकि रॉबेस्पियर ने एक बहुत ही सख्त नियम कानून का पालन करने का उसने फैसला लिया था। ऑल हिज एनिमीज, उसके सारे दुश्मन रॉबेस्पियर के कौन कौन, एक्स नॉबल्स, जो पुराने जो नॉबल्स हुआ करते थे, क्लर्जी समाज के लोग, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज़, कि रॉबेस्पियर के पार्टी को छोड़कर बाकी दूसरे पार्टी के जो मेंबर्स थे वो सभी, इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विथ हिज मेथड्स, यहाँ तक कि उसके अपने पार्टी के वो लोग जो उसके काम करने के तरीके से ताल्लुकात नहीं रखते थे, ये सभी उसके दुश्मन थे। वर अरेस्टेड, उन सबको गिरफ्तार किया गया, इम्प्रिजन, जेल में डाल दिया गया, एंड गुलेटिन, और बाद में उनको गुलेटिन कर दिया गया। गुलेटिन एक लोगों को मारने का एक तरीका था कि दो खंभे लगे होते थे, उन दोनों खंभों के बीच में गर्दन को रखने का एक जगह होता था और ऊपर में आरी होती थी। जैसे ही जो कैदी होता था वो अपना गर्दन उस पर रखता था, ऊपर से आरी गिरती थी और गर्दन सर धड़ से अलग हो जाया करता था। रॉबेस्पियर्स गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस, रॉबेस्पियर की सरकार ने कानून बनाया जिसमें एक दाम तय कर दिया गया कि दिहाड़ी पर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके दिन का ये प्राइस है, और जो किसान जो मार्केट में अपने सामान बेचने आ रहे हैं उनको हर प्रोडक्ट का, हर सामान का उसने एक प्राइस फिक्स कर दिया कि उसके ऊपर कोई चाह कर भी ना तो मजदूर अपने दिहाड़ी मांग सकते हैं और ना किसान अपने फसलों को बेच सकते हैं। उसमें क्या हुआ, मीट एंड ब्रेड वर राशनड, कि मीट और ब्रेड की राशनिंग कर दी गई। राशनिंग का मतलब कि फिक्स कर दिया गया कि इतने ही किलो मीट मिलेगा या इतना ही ब्रेड मिलेगा, एक दिन में आप उससे ज़्यादा नहीं खरीद सकते। Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at prices fixed by the government. किसान मजबूर हो गए थे कि वे अपना जो खाद्यान्न है, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, वो शहरों तक लेकर आएंगे और सरकार ने जो दाम फिक्स किए हैं उसी दाम पर बेचेंगे। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन, जो सफ़ेद आटा होता था जो कि काफ़ी महंगा मिलता था, उसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई थी। एंड ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द इक्वलिटी ब्रेड अ लॉफ मेड ऑफ होल व्हीट, और सभी नागरिकों को एक किस्म का आटा दे दिया गया जो समान आटा कहा जाता था जिसे, और सभी सिटीजन्स को वही इस्तेमाल करने को बोला गया ताकि अमीर और गरीब का भेदभाव ख़त्म हो जाए। इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल मॉन्सेर यानी कि सर एंड मदाम, डैट मीन्स मैडम, यानी कि सर को मॉन्सेर और मैडम को मदाम कहा जाता था, तो ये बोलने पर पाबंदी लगा दी गई।
ऑल फ्रेंच मेन एंड वोमेन वर एड्रेस्ड एज सिटोयेन एंड सिटोयिना, यानी कि पुरुषों को सिटोयेन कहने को कहा गया और महिलाओं को सिटोयिना कहने को कहा गया। अब सर और मैडम का कंसेप्ट खत्म कर दिया गया। चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेज, चर्च को बंद कर दिया गया और चर्च की जो बिल्डिंग्स थी उनको सरकारी दफ्तर बना दिया गया। रॉबेस्पियर परस्यूड हिज पॉलिसी सो हार्शली दैट इवन हिज सपोर्टर्स बिगैन टू डिमांड मॉडरेशन, रॉबेस्पियर ने अपनी ही नीतियों को इतने कड़ाई से शासन किया था कि खुद उसके फॉलोवर्स ही अब बदलाव की मांग करना शुरू कर दिए थे। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाई अ कोर्ट इन जुलाई 1794 और अंततः 1794 जुलाई में न्यायालय द्वारा उसे दोषी पाया गया, अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार कर लिया गया एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू द गिलोटिन, और अगले ही दिन उसे गिलोटिन कर दिया गया। द गिलोटिन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड अ ब्लेड विद विच अ पर्सन इज बीहेडेड, जैसा कि मैंने पहले बताया गिलोटिन एक यंत्र होता था, 2 पोल लगे होते थे, उन दोनों पोलों के बीच में गर्दन रखा जाता था इंसान का और ऊपर में आरी होती थी, वह आरी नीचे गिरती थी और उसका जो सर है वह शरीर से धड़ से अलग हो जाया करता था। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलोटिन हु इन्वेंटेड इट, और इसका नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर ही रखा गया था। तो ये था आतंक का साम्राज्य। एक बार फिर से हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, एक समरी जान लेते हैं कि सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है, आतंक का राज कहा जाता है। रॉबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कौन कौन, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति दिखाने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उसका सिर कलम कर दिया जाता था। सिर कलम का मतलब सर को धड़ से अलग कर दिया जाता था। गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन था जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग किया जाता था। इस मशीन को इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। रॉबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहर में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मॉन्सियोर यानी महाशय, दैट मीन्स सर, एंड मदाम यानी मैडम, महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयेन एवं सितोयिना नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। तो ये था द रेन ऑफ टेरर, आतंक का राज। अब आइए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, कि फ्रांस में किस तरह से डायरेक्टरी का शासन लागू हुआ था और उसमें क्या क्या बातें हुई थी। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रोपर्टाइड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। एक नया संविधान लागू किया गया जिसने जिनके पास संपत्ति नहीं थी उनको वोट देने से मना किया गया। It provided for 2 elected legislative councils which then appointed a directory and executive made up of 5 members। उसमें 2 तरह के लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए गए और तब एक डायरेक्टरी को अपॉइंट किया गया। डायरेक्टरी क्या था? एक एग्जीक्यूटिव था 5 मेंबर्स के एग्जीक्यूटिव को डायरेक्टरी कहा जाता था, उनको अपॉइंट किया गया। यह देखने के लिए कि जो, जैसे हमने पहले पढ़ा था पहले पार्ट में, कि 3 तरह के सरकार के अंग होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो यहाँ पर वो 2 लेजिस्लेटिव
अंग हुए और साथ में एक डायरेक्टरी हुआ। तो डायरेक्टरी यहाँ पर वो एग्जीक्यूटिव था जो कि 5 मेंबर्स से मिलकर बना था। द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल हु देन सॉट टू डिसमिस देम। और इन डायरेक्टरी के जो मेंबर्स थे वो इन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंडर में काम करते थे, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को इन डायरेक्टर्स को हटाने की परमिशन थी। तो आपस में हमेशा डायरेक्टर्स में, दैट मीन्स कि डायरेक्टरी में और लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर तकरार होते रहता था। द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। और यही पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो रही डायरेक्टरी की, उसने नेपोलियन बोनापार्ट का रास्ता साफ कर दिया फ्रांस में आने का। यानी कि रोबेस्पियर के हटने के बाद, जो जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया, यानी कि जिनके पास संपत्ति नहीं थी उनको वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका, जिसको डायरेक्टरी कहा गया, को नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता से सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त हो गया। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधिसम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। अब हम समझते हैं वुमेन रिवॉल्यूशन कि क्या महिलाओं के लिए भी कोई क्रांति हुई, या क्या महिलाओं ने भी अपने अधिकार के लिए फ्रांस में कोई क्रांति किया। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं किस तरह से महिलाओं ने क्रांति किया और कैसे उन्हें उनके अधिकार प्राप्त हुए। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन रिवॉल्यूशन, कि शुरू से ही महिलाएं जो थीं वह सक्रिय सदस्य रही थीं हर तरह के विद्रोह में। दे होप्ड दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर्स टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स। उन्होंने एक आशा की थी कि अगर हम खुद का इन्वॉल्वमेंट इन रिवॉल्यूशन में देंगे तो जो सरकार बनेगी वो सरकार हमें हमारे जीवन स्तर सुधारने का मौका देगी, हमारे लिए भी कोई खास नियम बनाएगी, क्योंकि हमने उनकी सहायता की इस वजह से। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग एज लॉन्ड्रेसेज, सेलर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन द हाउस ऑफ प्रॉस्पेरस पीपल। और बहुत से थर्ड स्टेट की महिलाओं को अपना जीवन यापन करने के लिए अलग अलग तरह के कार्य करने पड़ते थे, जैसे कि उनको घर घर जाकर सामानें बेचना पड़ता था, उन्हें घर में डोमेस्टिक सर्वेंट बनकर काम करना पड़ता था, उन्हें वेश्यावृत्ति करनी पड़ती थी। इस तरह के उन्हें काम करने पड़ते थे जो कि काफ़ी ख़राब काम माने जाते हैं। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। और बहुत से महिलाओं को तो पढ़ने लिखने का भी आदेश नहीं था, उनके लिए पढ़ने लिखने का भी कोई नियम कानून नहीं था, उन्हें अधिकार नहीं था, और ना ही उन्हें कोई जॉब ट्रेनिंग दी जाती थी। To discuss and voice their interest, women started their own political clubs and newspapers। और इन्हीं अपने ही अधिकारों की रक्षा करने के लिए और इसके बारे में बात करने के लिए जिस तरह से पुरुषों ने अपने पॉलिटिकल क्लब बनाए थे, जिनमें जैकोबिन क्लब सबसे मशहूर था, उसी तरीके से महिलाओं ने भी अपने पॉलिटिकल क्लब और अपना खुद का न्यूज़पेपर छापना शुरू कर दिया। और उन पॉलिटिकल क्लब्स में द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। और उन्हीं पॉलिटिकल क्लब्स में जैसे पुरुषों में जैकोबिन क्लब मशहूर था, वैसे महिलाओं में द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन नाम का जो क्लब था वो काफ़ी मशहूर था। वुमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस्ड देम टू पैसिव सिटीजन्स। और महिलाओं को काफ़ी निराशा हुई कि 1791 में जो संविधान बना उसमें उन्हें निष्क्रिय नागरिकता कह दिया गया। निष्क्रिय नागरिकता का मतलब कि उन्हें मतदान देने का कोई अधिकार ही नहीं, उन्हें किसी तरह के राजनीतिक कार्यशैली में उनका कोई भी पार्टिसिपेशन रखा ही नहीं गया था, इसलिए उनको निष्क्रिय नागरिक कहा जाता था।
द डिमांडेड द राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। उनकी यह मांग थी कि उनको भी वोट देने का अधिकार दिया जाए, उनको भी असेंबली में खड़ा रहने के लिए एक सदस्य के तौर पर उनका भी अधिकार हो और उनका भी अपना एक पॉलिटिकल ऑफिस हो। द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प्ड इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ वुमेन। और जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट थी तब उसने कुछ नियम कानून बनाए महिलाओं के पक्ष में, जिससे महिलाओं का जीवन स्तर बढ़ा। क्या क्या नियम बने? बाय क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स। और जब सरकारी स्कूल बने और उन स्कूलों में महिलाओं की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। देयर फादर्स कुड नॉट लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। पहले लड़कियों के उनके मर्जी के खिलाफ कम उम्र में ही उनकी शादी कर दी जाती थी। जब यह कानून बना तो उस कानून में अब लड़की के पिता को उनके मर्जी के खिलाफ विवाह करने का अधिकार नहीं था। मैरिज वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। और अब शादी को भी एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि अब उसे भी कानून के अंतर्गत लाया गया कि विवाह करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और न्यायालय में जाकर हस्ताक्षर करने होंगे बहुत सारे टर्म्स और कंडीशन के साथ। उन टर्म्स कंडीशन में दोनों पक्ष की बातें रखी जाती थी कि यदि महिला चाहे तो पुरुष से अलग हो सकती है और पुरुष भी चाहे तो महिला से अलग हो सकता है, अगर दोनों साथ में रहना नहीं चाहते हैं तो, जिसको कि कानूनी भाषा में डिवोर्स कहा जाता है, तलाक कहा जाता है। डिवोर्स वाज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ वुमेन एंड मेन। और डिवोर्स को भी लीगल कर दिया गया और ये महिला और पुरुष दोनों अपने अपने सुविधानुसार फायर कर सकते थे। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेसेस। और महिलाओं को भी अब जॉब के लिए ट्रेनिंग दी गई और वो अब कलाकार बन सकती थी और अपने खुद के छोटे मोटे बिजनेस चला सकती थी। ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। आतंक के राज के समय में जो नई सरकार आई थी उसने महिलाओं के क्लब को बंद करने का और उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बैन करने का आदेश दे दिया था। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड एंड अ नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड। और उस वक्त बहुत सारी महिलाओं को अरेस्ट कर दिया गया था और बहुत सी महिलाओं को जान से मार डाला गया था। इट वॉज फाइनली इन 1946 दैट वुमेन इन फ्रांस वोन द राइट टू वोट। और 1946 में अंततः महिलाओं को फ्रांस में वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, जो अभी तक चला आ रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि महिलाओं के लिए भी क्या क्रांति हुई और किस तरीके से हुई, जिसमें हमने ये देखा कि महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थीं। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा। तीसरे एस्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थीं। वे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थीं, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थीं अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थीं। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति भी करती थीं। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे एस्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थीं। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना, बच्चों की देखरेख आदि करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में काफ़ी कम थी। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। उनमें द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से काफ़ी निराश हुई थीं कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दे दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा।
प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लगा दिए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब पिता उनके मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थीं, कलाकार बन सकती थीं और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थीं। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। तो इस तरह से हमने देखा कि महिलाओं ने किस तरह से अपनी क्रांति की और उन्होंने खुद के लिए मताधिकार प्राप्त किया। आगे हम लोग देखते हैं द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, दास प्रथा का उन्मूलन। The unwillingness of Europeans to go and work in the colonies in the Caribbean, which were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee, created a shortage of labor on the plantations। यानी कि जो कैरिबियाई यानी कि ऑस्ट्रियाई जो कॉलोनीज थे वहाँ पर यूरोपियन कॉलोनीज़ को ज़बरदस्ती उठा कर ले जाया जाता था काम करने के लिए। जब यूरोपियंस मज़दूरों ने वहाँ जाकर काम करने के लिए मना किया तो कैरिबियाई कॉलोनीज़ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सप्लायर थे टोबैको के यानी तंबाकू के, नील के, इंडिगो, चीनी के और कॉफ़ी के, तो वहाँ पर मज़दूरों की काफ़ी कमी होने लगी। दस द स्लेव ट्रेड बिगैन इन द 17th सेंचुरी, और इसी से दास प्रथा की शुरुआत हुई। यानी कि पहले वहाँ यूरोपियन लोगों को उनकी मर्ज़ी से ले जाया जाता था। जब उन्होंने वहाँ जाने से मना कर दिया तो अब ज़बरदस्ती उनको दास बनाकर ले जाया ज़बरदस्ती उनको दास बनाकर ले जाया जाना शुरू किया जाने लगा। फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम देयर पोर्ट्स टू द अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे बॉट स्लेव फ्रॉम लोकल चिफ्टियंस। फ्रांस के जो मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी थे, वे अफ्रीकन कोस्ट तक अपने जहाज़ को ले जाते थे जहां पर लोकल चिफ्टियंस के द्वारा यानी कि वहाँ लोकल रहने वाले जो प्रमुख थे उनके द्वारा दासों को खरीदा जाता था अफ्रीका से। ब्रांडेड एंड शैकल्ड द स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स फॉर द 3 months लॉन्ग वॉयज अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरिबियन। और उनकी ब्रांडिंग करके उनको ज़बरदस्ती बंदी बनाकर उन स्लेव को, उन दासों को जहाज़ में ठूस ठूस के भर दिया जाता था और उनको 3 महीने के लंबे यात्रा को तय करके अटलांटिक ओशन को पार करके वो कैरिबियाई कॉलोनीज़ में पहुंचते थे। दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स, और उन्हें बागान के मालिकों को बेच दिया जाता था। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो। और इस तरह से जो दास प्रथा का जो शोषण होना शुरू हुआ, जो दासों का शोषण होना शुरू हुआ और वहाँ पर जब लेबर की संख्या बढ़ गई तब यह संभव हो सका कि यूरोपियन मार्केट में जो चाय, कॉफ़ी और नील की डिमांड बढ़ रही थी उन मांग को पूरा किया जाने लगा। पोर्ट सिटीज़ लाइक बॉर्डियोक्स एंड नैंटेज ओन्ड देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू द फ्लरिशिंग स्लेव ट्रेड। और जो पोर्ट सिटीज़ यानी कि जो बंदरगाह जहाँ पर थे, जहाँ पर समुद्री इलाके थे, जहाँ जहाज़ ठहरा करते थे, उन जैसे बॉर्डियोक्स और नैंटेस हुए, उनकी भी अब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़नी शुरू हो गई थी क्योंकि वो भी स्लेव ट्रेड में अब बराबरी का हिस्सेदार बनने शुरू हो गए थे।
द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स for about whether the right of man should be extended to all French subjects including those in the colonies। तब नेशनल असेंबली में एक डिबेट शुरू हुई कि संविधान में जो फ्रांस के लोगों के लिए अधिकार बने हुए हैं, क्या वो अधिकार उन लोगों पर भी लागू हो सकते हैं जो फ्रांस के बाहर की कॉलोनियों में रहते हैं। यानी कि नागरिक तो फ्रांस के ही हैं, तो जो लोग फ्रांस में रह रहे हैं उन पर तो अधिकार लागू हो ही रहे हैं, लेकिन वो फ्रांसीसी लोग जिनको ज़बरदस्ती उठाकर बाहर ले गया गया है, क्या उन फ्रांसीसी लोगों पर ही क्या वो कानून लागू किया जा सकता है। इस पर काफ़ी लंबी डिबेट चल रही थी नेशनल असेंबली में। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉज, लेकिन नेशनल असेंबली इसके बारे में कोई कानून पास नहीं कर पाई। फियरिंग ऑपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम्स डिपेंडेड ऑन द स्लेव ट्रेड, क्योंकि फ्रांस में रहने वाले भी कुछ ऐसे बिजनेसमैन थे जो कि स्लेव ट्रेड में बराबरी का योगदान कर रहे थे और उससे फ्रांस में पैसा आ रहा था, फ्रांस में उससे इनकम आ रहा था। इसी भय से कि अगर हम कहीं उनके खिलाफ में कोई कानून पास कर दें तो कहीं बिजनेसमैन हमारी सरकार के खिलाफ न हो जाएं, इस डर से उन्होंने स्लेव्स के हित में कोई भी कानून पास नहीं किया। जैकोबिन रेजिमे इन 1794 एबॉलिश्ड स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज, और जब जैकोबिन की सत्ता जब सरकार में आई तो 1794 में उसने इस दास प्रथा का खात्मा कर दिया, इस दास प्रथा को बंद कर दिया। हाउएवर 10 ईयर्स लेटर, हालांकि 10 साल बाद नेपोलियन री इंट्रोड्यूस्ड स्लेवरी, कि जब 10 साल बाद जब नेपोलियन जब फ्रांस में धावा बोलकर जब वहाँ का शासक बना तो उसने इस दास प्रथा को दोबारा से शुरू कर दिया। स्लेवरी वॉज फाइनली एबोलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848, और अंततोगत्वा 1848 में इस दास प्रथा का पूरी तरीके से खात्मा कर दिया गया। तो हमने इसमें यह देखा कि फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरिबियाई उपनिवेश जैसे मार्टिनिक, गॉन्डेलोप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नानते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज़ ले जाते, वहाँ वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूंस दिया जाता था। वहाँ उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजार में चीनी, कॉफ़ी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। बोर्दे और नानते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन पाए। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाले प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। लेकिन अंततः सन 1794 में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। निग्रो बेसिकली अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोगों को कहा जाता है। यह अपमानजनक शब्द है जिसका प्रायः इस्तेमाल नहीं किया जाता। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन यानी कि दास प्रथा को 1848 में ख़त्म कर दिया गया, उसका खात्मा कर दिया गया। तो ये था हमारा एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। अब हमारा अगला आता है द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, की क्रांति और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या हो रहा था। आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल इन समर ऑफ 1789 was the abolition of censorship, कि
बस्तिल के विध्वंस के बाद 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया था वह था सेंसरशिप की समाप्ति, यानी सेंसरशिप को बिल्कुल खत्म कर दिया गया था। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी अ नेचुरल राइट, और राइट ऑफ मेन ऑफ सिटीजन में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच था एंड एक्सप्रेशन यानी कि व्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसको एक नेचुरल राइट के तौर पर घोषित किया गया, यानी कि जन्म लेने से ही व्यक्तियों को ये स्वतंत्रता अब मिल जाती हैं, इसके लिए उन्हें कोई मापदंड की कोई ज़रूरत नहीं है। न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली into the countryside and described and discussed the events and changes taking place in France। अब फ्रांस में जगह जगह पर न्यूज़पेपर, पैम्पलेट और किताबों और पिक्चरों का जो प्रिंटिंग था वह पूरे तरीके से शुरू हो गया था, और फ्रांस की गलियों में इनकी एक बाढ़ सी आ गई थी, जहाँ पर लोग इन चीज़ों को पढ़ते थे और अपने अपने नज़रिए से उस पर डिस्कस करते थे कि फ्रांस में क्या क्या जो बदलाव हो रहे हैं वो सही हैं कि गलत हैं। इस पर अब लोगों की जानकारी होनी शुरू हो गई थी। प्लेज, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशंस attracted large number of people, which was one way they could grasp and identify with ideas such as liberty and justice। और लोगों को, यानी कि जो लोग शिक्षित थे वो तो न्यूज़पेपर, पैम्पलेट या बुक्स पढ़कर बातों को जान लेते थे, लेकिन जो लोग शिक्षित नहीं थे उनको इन बातों को बताने के लिए नाटकों का सहारा लिया गया, गाने का सहारा लिया गया, और बहुत सारे फेस्टिव प्रोसेशंस होते थे, यानी कि जैसे बहुत सारा उत्सव मनाया जाता था जिसमें बहुत सारे लोग जुटते थे और वहाँ पर वो इन सब बातों को जान पाते थे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है फ्रांस में, क्या क्या राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं। और वहाँ पर उन्हें पूरी तरह आज़ादी थी कि अमीर हो गरीब हो सब मिलकर वो प्ले देखते थे, सब मिलकर वो नाटक देखते थे, वहाँ पर कोई भेदभाव उनसे नहीं किया जाता था। तो ये थी क्रांति और रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जिसमें हमने ये देखा कि बेस्टाइल के विध्वंस के बाद सन 1789 में गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था, परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार यानी कि नेचुरल राइट घोषित कर दिया था। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वह तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों एवं दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबें को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही सीमित था। इसलिए ये नाटक किए गए ताकि हर तरह के लोग उन चीज़ों को समझ सकें। राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। अब कुछ नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आफ्टर द एंड ऑफ रेन ऑफ टेरर, डायरेक्टरी क्रिएटेड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जैसा कि हमने देखा कि आतंक का साम्राज्य खत्म होने के बाद जो डायरेक्टरी का जो शासन आया था, तो डायरेक्टरी हमेशा लेजिस्लेटिव काउंसिल से उनकी तकरार होते रहती थी और काफ़ी राजनीति में अस्थायीपूर्ण का माहौल बन गया था। तो इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्रोन्ड हिमसेल्फ एम्पेरर ऑफ फ्रांस। तो 1804 में फ्रांस पे हमला करके नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर लिया था। ही कंकर्ड मेनी नेबरिंग कंट्रीज एंड प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली ऑन द क्रोन। इसने बहुत सारे जो उसके अड़ोस पड़ोस के जो देश थे उस पर उसने विजय प्राप्त की और अपने ही परिवार के मेंबर्स को वहाँ राजगद्दी पर बैठा दिया।
नेपोलियन शॉ हिज रोल एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन खुद को यूरोप का आधुनिकीकरण का एक रोल मॉडल खुद को मानता था कि नेपोलियन के आने से ही उसे ये लगता था कि उसके आने से ही यूरोप में जो कुछ भी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है, वह उसकी वजह से ही संभव हो सका। He introduced many laws such as the protection of private property and a uniform system of weights and measures provided by decimal system। उसने बहुत सारे कानून बनाए जैसे कि हर कोई अब अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को संरक्षित रख सकता है, यानी किसी को पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं होता था, लेकिन अब लोग चाहें तो अपने कमाई से प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपने पास रख सकते हैं। और साथ ही साथ चीज़ों को नापने के लिए, तौलने के लिए उसने एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया, जैसे होता ना किलोग्राम, ग्राम, लीटर, उस तरह से उसने एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया कि उसी सिस्टम के अनुरूप अब पूरे फ्रांस में और पूरे यूरोप में अब चीज़ों को मापा जाएगा और तौला जाएगा। इनिशियली मैनी वेलकम्ड नेपोलियन एज ए लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। शुरुआत में तो बहुत से लोगों ने नेपोलियन का स्वागत किया क्योंकि बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी। सबको लगता था कि ये जब नेपोलियन आएगा तो जनता स्वतंत्र हो जाएगी और जो पुराने राजाओं से उसे जो परेशानियां हो रही हैं वह परेशानी जनता को नहीं होगी। बट सून द नेपोलियन आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगना शुरू हुआ जब नेपोलियन की आर्मी हर जगह अपना कब्जा जमाना शुरू कर दी, यानी कोई भी काम लोग अब स्वतंत्र तरीके से नहीं कर पाते थे, हर काम के लिए उसे नेपोलियन की आज्ञा या नेपोलियन की आर्मी की आज्ञा लेनी पड़ती थी। He was finally defeated at Waterloo in 1815 और फाइनली वाटरलू के लड़ाई में 1815 में उसकी हार हुई। तो यहाँ हमने देखा नेपोलियन का कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्द ही उसके सैनिकों को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आया। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक द लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसमें द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कि फ्रांस की क्रांति में जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ सामने आई थी वह थी लोगों की स्वतंत्रता और लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स, यानी कि गणतंत्र और स्वतंत्रता। ये जो दो मुख्य बिंदु हैं वह दुनिया के सामने पहली बार उजागर हुए थे। Did spread from France to the rest of Europe during the 19th century, where feudal system were abolished। और ये जो भावना थी वह फ्रांस से निकलकर बाकी के भी जो यूरोपीय साम्राज्य थे 19वीं सदी में वहाँ तक पहुँची जहाँ पर सामंती व्यवस्था का नाश हुआ था, यानी फ्यूडल सिस्टम का जहाँ पर नाश हुआ था। लेटर दिस आइडियाज़ वर एडॉप्टेड बाय इंडियन रिवॉल्यूशनरी स्ट्रगल्स। और बाद में इन्हीं आइडियाज़ को जो भारतीय क्रांतिकारी थे उन्होंने भी इस्तेमाल किया। टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन राय ऑल्सो, और जिसमें टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय जैसे क्रांतिकारी भी शामिल थे। यानी कि स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। इसके पहले इसके बारे में लोग जानते भी नहीं थे और सोचते भी नहीं थे कि गणतंत्र नाम का भी कोई चीज़ हो सकता है या स्वतंत्रता नाम की भी कोई चीज़ हो सकती है। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दास्ता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे
विचारों से प्रेरणा लेने वाले 2 ठोस उदाहरण थे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से फ्रांस में जो क्रांति हुई उसने न ही सिर्फ फ्रांस का बल्कि बाकी दुनिया का भी एक सोचने का नज़रिया बदल दिया। तो फ्रांस की क्रांति को हम दुनिया में घटित एक हर क्रांतियों में सबसे महत्वपूर्ण हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि इसी ने स्वतंत्रता का और गणतंत्रता का बीज बोया, दासता से मुक्ति का विचार रखा, जिसको बाद में भारत देश के क्रांतिकारियों ने भी अपनाया और भारत को एक स्वतंत्रता दिलाई। तो ये था क्लास 9th का चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि यहाँ पर ख़त्म होता है। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पिछली वीडियो में जाकर पहले पार्ट में और इस वीडियो में दूसरे पार्ट में आप दोनों पढ़कर जो भी समस्याएं हो कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कर सकते हैं और आपके जवाब उसके मिल जाएंगे। थैंक यू।